हेलो एवरीवन, माई सेल्फ SR यादव। आज की इस क्लास में हम LLB 4th सेमेस्टर पेपर सेकेंड लॉ ऑफ क्राइम सेकेंड CRPC अर्थात आपराधिक विधि द्वितीय दंड प्रक्रिया संहिता, यह हमारा जो सेकेंड पेपर 4th सेमेस्टर में है, इसके अंतर्गत जो सिलेबस आधारित है, जो पाठ्यक्रम आधारित है, वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पर आधारित है। तो कहने का तात्पर्य ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है क्या, उसके इंट्रोडक्शन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ये एक प्रोसीजरल लॉ है, यानी प्रक्रिया विधि है। इसको प्रक्रियात्मक विधि कह सकते हैं। जिस तरीके से LLB फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको सब्स्टेंटिव लॉ यानी मौलिक विधि के रूप में भारतीय दंड संहिता 1860 का वर्णन किया था, उसी तरीके से ये एक प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजरल लॉ है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 एक मौलिक विधि है अर्थात सब्स्टेंटिव लॉ है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई कृत्य किया गया है और वो कृत्य भारतीय दंड संहिता 1860 की किसी धारा के अंतर्गत पनिशेबल बनाया गया है, दंडनीय बनाया गया है, या दंडनीय के रूप में वर्णित है, तो ऐसी अवस्था में वो मामला उस धारा के अधीन आएगा। तो इसको कहते हैं सब्स्टेंटिव लॉ, मौलिक विधि। इसी सब्स्टेंटिव लॉ अर्थात वो भी क्राइम से रिलेटेड है, अपराध से संबंधित है, ये भी अपराध से संबंधित है। तो उस IPC के अंतर्गत कोई आपराधिक कृत्य किया गया है अर्थात मौलिक विधि के अंतर्गत कोई आपराधिक कृत्य किया गया है, तो ऐसी अवस्था में उसका विचारण अर्थात ट्रायल इस प्रोसीजरल लॉ यानी प्रक्रिया विधि के अंतर्गत अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत किया जाएगा। तो इस तरीके से सब्स्टेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। तो आइए बात करते हैं हम इस प्रोसीजरल लॉ अर्थात प्रक्रिया विधि की। तो ये जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, इसके इंट्रोडक्शन पर प्रकाश डालते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में नंबर 1 बताया गया है, यह संहिता 1973 की है अर्थात इसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है वर्ष 1973 में पारित की गई थी, अधिनियमित की गई थी, इसीलिए इसको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के नाम से जाना जाता है अर्थात इसका नाम ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है। आगे इसमें दिया गया है, यह संहिता 1 अप्रैल 1974 को प्रवर्तित हुई। कहने का तात्पर्य ये हमारी जो CRPC है, ये वर्ष 1973 में बनकर के तो तैयार हो गई थी, लेकिन इसको प्रवर्तित नहीं किया गया था, लागू नहीं किया गया था अर्थात इसका इन्फोर्समेंट 1973 में नहीं हुआ था। कब हुआ था उसके बारे में नंबर 2 पे दिया गया है, यह संहिता 1 अप्रैल 1974 को प्रवर्तित हुई अर्थात इसका जो इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट ऑफ CRPC 1 अप्रैल 1974 यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई थी। तीसरा नंबर दिया गया है, इस संहिता में कुल 484 धाराएं यानी टोटल सेक्शंस कितनी है 484 आगे दिया गया है, एवं 37 अध्याय 37 चैप्टर्स तथा 2 अनुसूचियां हैं अर्थात 2 शेड्यूल। तो आपने देखा कि टोटल जो धाराएं हैं अर्थात टोटल सेक्शन है वो 484 हैं। इसके अंतर्गत जो चैप्टर अर्थात अध्याय हैं वो 37 अर्थात 37 हैं, और ये 2 अनुसूचियां भी हैं। 2 शेड्यूल का भी इसमें जिक्र किया गया है। 2 शेड्यूल अर्थात शेड्यूल का तात्पर्य होता है जो इसमें अनुसूचियां दी गई हैं, प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल। तो इस प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण एवं द्वितीय अनुसूची में प्रारूप अर्थात फॉर्म वर्णित है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची में जो अपराधों का वर्गीकरण है यानी फर्स्ट शेड्यूल में
जो हमारे क्राइम है, अपराध हैं, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है? तो अपराधों के वर्गीकरण से तात्पर्य जो कि हमारा फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है कि अगर कोई अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत किया जाता है तो ऐसी अवस्था में वो जमानती है या अजमानती है, यानी विलेबल है या नॉन विलेबल, संज्ञेय है या असंज्ञेय है, यानी कॉग्निजेबल है और नॉन कॉग्निजेबल, किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अर्थात इस मामले को या इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध को कौन सा न्यायालय विचारण कर सकता है, किस कोर्ट में इसका ट्रायल किया जाएगा, और चीज़ों का जिक्र जो किया गया है वही प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण कहा गया है। तो इस तरीके से आपने देखा फर्स्ट शेड्यूल 18 प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण मिलता है। आगे दिया गया है एवं द्वितीय अनुसूची में प्रारूप फॉर्म वर्णित है। ये प्रारूप और फॉर्म क्या है? प्रारूप या फॉर्म से तात्पर्य जब किसी मामले में अभियुक्त को यानी एक्यूज्ड पर्सन को कोई समन भेजा जाता है, कोई वारंट भेजा जाता है, तो अभियुक्त व्यक्ति को जो समन या वारंट भेजा जाएगा उसका प्रारूप क्या होगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, क्या फॉर्मेट होगा, आदि के संबंध में जो प्रारूप है उसके बारे में बताया गया है। अभियुक्त को समन जाता है अर्थात समन का प्रारूप, अभियुक्त को वारंट जाता है अर्थात वारंट का प्रारूप, और साक्षियों को समन जाता है अर्थात साक्षियों के समन का प्रारूप। अर्थात ये फॉर्म या प्रारूप जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है, सेकंड शेड्यूल में वर्णित है। आगे इसमें नंबर दिया गया है, यह संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में प्रवर्तित है। कहने का तात्पर्य जो सीआरपीसी है वो जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसलिए हमारे बहुत सारे लाभ, अधिकतर लाभ लागू नहीं किए गए थे। तो इसलिए कहा गया है कि यह संहिता अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, इसका इन्फोर्समेंट या विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं है। आगे दिया गया है, यह संहिता 2 भागों में विभक्त है, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। दंड प्रक्रिया संहिता 2 भागों में बटी हुई है। फर्स्ट पार्ट यानी दिया गया है प्रिवेंटिव एक्शन एंड सेकंड पार्ट इज पनिशमेंटिव एक्शन, यानी जो प्रथम भाग है वो निवारक कार्यवाही की बात करता है और द्वितीय भाग है वो दंडिक कार्रवाई की बात करता है। तो निवारक कार्रवाई प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है? निवारक कार्रवाई से तात्पर्य ऐसी कार्रवाई जो कि अपराध किए जाने से पहले कर दी जाती है जिससे कि अपराध का निवारण हो जाता है, अर्थात वो अपराध फिर नहीं हो पाता है। जैसे कि धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत, यानी हमारे मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को यह पता चल जाता है कि अमुक एरिया में कोई अमुक व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किया जाना है, तो ऐसी अवस्था में पता चलने से पहले उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली जाती है, उसको निरुद्ध कर दिया जाता है, अर्थात फिर वो अपराध नहीं हो पाएगा, अर्थात अपराध का निवारण कर लिया गया है। तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके निरुद्ध कर देना जिसके द्वारा अपराध कारित होना संभव है, तो ये जो एक्शन है ये प्रिवेंटिव एक्शन है, निवारणात्मक कार्रवाई है या निवारक कार्रवाई है। आगे चलते हैं, जो सेकंड नंबर पर दिया गया है दंडिक कार्रवाई, पनिशमेंटिव एक्शन। दंडिक कार्रवाई या पनिशमेंटिव एक्शन जब किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किसी अपराध विधि के अधीन किया गया है और ऐसी अवस्था में उसको किसी सबस्टेंटिव लॉ के अंतर्गत एफआईआर लॉन्च की गई है, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, मामला जब ट्रायल में जाता है, न्यायालय उस पर सम्यक रूप से विचारण करता है, आफ्टर ट्रायल उस अभियुक्त व्यक्ति पर वो अपराध सिद्ध हो जाता है, अर्थात वो कन्विक्शन की कोर्ट में आ जाता है, वो कन्विक्ट पर्सन हो जाता है, दोषित व्यक्ति हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में दोष सिद्धि के पश्चात
उस व्यक्ति को जो सजा प्रदान की जाती है, जो पनिशमेंट दिया जाता है, वो इस दंडिक कार्यवाही की कोटि में आता है, पनिशमेंटरी एक्शन की कोटि में आता है। पनिशमेंटरी एक्शन अर्थात दंडिक कार्रवाई, दंडिक आदमी उसको सजा प्रदान कर देना, दंड प्रदान कर देना। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता जो एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रिया विधि है, किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा कोई अगर आपराधिक कार्य किया जाता है तो ऐसी अवस्था में उस पर मुकदमा किस न्यायालय में चलेगा, किस किस प्रक्रिया के अधीन चलेगा, किस किस स्तर से होकर गुजरेगा, आदि चीजों का समायोजन इस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारी जो प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजरल लॉ है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है। तो इस आपराधिक विधि द्वितीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।